अभी हम लोगों ने इंटरनल कंबशन इंजन के जो थ्योरी पोर्शन थे उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरआरबी जेई को एक्सपेक्ट में ध्यान में रखते हुए। तो इसी को ही हम करेंगे। मैंने इसका एपिसोड 1 जो है अपलोड कर दिया है। जिन लोगों को भी इसको एपिसोड 2 को देखने से पहले आप एपिसोड 1 को देखिए। जो लोग भी आरआरबी जेई में अच्छा रैंक चाहते हैं, टू दी पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट कि आप इस सीरीज को देखिए, आप अपना एक नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये बातें हैं। चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। ये चीजें जो आपको बार बार बताई जाती है कि ये पोस्ट है और ये पोस्ट हाथ से नहीं जाना चाहिए, यहां से आपका एक पोस्ट आप कन्वर्ट कीजिए। माय डियर फ्रेंड, इस पोस्ट को आप कन्वर्ट कीजिए। यहां पे CBT 1, CBT 1 प्लस CBT 2, यहां पर दो आपको गेट एकेडमी ने 2 स्टेप में आपको ये कोर्स अवाइल कराया है कि जो लोग भी CBT 1 करना चाहते हैं तो CBT 1 के कोर्स को अवाइल कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 के कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये आप इसको अवाइल कर सकते हैं। CBT 1 के लिए जो प्राइस रखा गया है 499 रखा गया है, और दोनों को लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्राइस रखा गया है वो 777 रखा गया है। ठीक है, तो ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है और आपको प्रिपरेशन में ये एक सेलेक्टिव टच दे सकता है। तो जो लोगों को भी लग रहा है कि भैया क्या अभी हम CBT 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, CBT 1 2 दोनों ले सकते हैं। बट अभी आपको जो है, क्योंकि समय जो है कम है, टेंटेटिव डेट दिसंबर को है, तो CBT 1 जो है उसको आपको ज्यादा कवर करना है आफ्टर दी CBT 1 एग्जाम। क्योंकि ये क्वालिफाई एग्जाम है, उसके बावजूद भी क्या होगा, इसमें टफ होगा सिलेक्शन होना। कंपटीशन जो होगा टफ होगा, सिलेक्शन होना भी टफ होगा। तो अपने प्रिपरेशन को आपको बेहतर बनाना है तो CBT 1 को आपको पहले करना है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है CBT 1 का, तो आपको क्या करना है, CBT 2 का आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। देखिए, जो लोग CBT 1 और CBT 2 का प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल के साथ कर चुके हैं, तो CBT 1 के लिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि CBT 1 के लिए ये ऑल फॉर द कॉमन ब्रांच के लिए है ये CBT 1। ये जो नेविगेटर रखा गया है, जो गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है नेविगेटर, ये है क्या चीज, ये जनरली सबसे पहले समझिए ये एक ई बुक है। ई बुक ही क्यों, ताकि आप जो है अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके और अपना जो आईज है, आपका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर का इतना हैबिचुअल हो जाए कि आप जो है इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सके। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप हार्ड कॉपी में क्वेश्चंस को करते हैं तो जो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब क्या है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जब क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहां पे वो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है और अपने एक्यूरेसी और आपके स्पीड में जो क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ई बुक लॉन्च किया है। जैसे कि आप जान रहे हैं 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच ये एग्जाम होना है। तो इस ई बुक में आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 3792 क्वेश्चन, 3792 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जिसका प्राइस ओनली 222 ही रखा गया है, ताकि आप इसको इजीली अवाइल कर सके और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। ये रहा CBT 2 का बात, CBT 1 का बात। जिन लोगों को लगता है कि CBT 2 को भी हमको चाहिए सर, तो CBT 2 के लिए गुड न्यूज है कि इसमें 1000 क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। ध्यान रखिए, इसमें भी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन को कराया गया है और इसमें जो सेलेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके आधार जो जो आरआरबी जेई जिस पैटर्न को फॉलो करता है उसी पैटर्न के आधार पे क्या किया गया है, ये कोर्स को लाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर 14 ईयर सॉल्व्ड पेपर, ये देखिए यहाँ पर भी हमको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस, इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 333 ही रखा गया, 333 रखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम।
सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑटो साइकिल देखा था, डीजल साइकिल देखा था और ड्यूल साइकिल देखा था। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है उसको ध्यान समझिए। इसमें आपको जो चीजें ध्यान रखना है वो ये है कि आपको सबसे पहले इनका टीएस और पीवी डायग्राम ध्यान होना चाहिए। दूसरा बात, इसमें आपको इफिशियंसी के फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए। तीसरा बात, इफिशियंसी किस किस चीज का फंक्शन है ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बस इतना ही आएगा। और दूसरा चीज, इफिशियंसी का रेंज याद कर लीजिए कि भैया ऑटो साइकिल का इफिशियंसी का रेंज क्या होता है, डीजल साइकिल के इफिशियंसी का रेंज क्या होता है, और ड्यूल साइकिल के इफिशियंसी का रेंज क्या होता है। तो इफिशियंसी के रेंज को आपको ध्यान रखना है बाबू, इफिशियंसी के रेंज को आपको ध्यान रखना है। नाउ दी अनदर वन, कंपैरिजन ऑफ साइकिल। अब ये तीनों साइकिल में हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ साइकिल। कंपैरिजन ऑफ साइकिल में हम देखते हैं, ठीक है, इसके इफिशियंसी मतलब ऑटो साइकिल का इफिशियंसी हो गया, डीजल साइकिल का इफिशियंसी हो गया, और ये ड्यूल साइकिल का इफिशियंसी हो गया। इस साइकिल के इफिशियंसी में हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि ऑटो साइकिल का इफिशियंसी होगा, डीजल साइकिल की इफिशियंसी हो गई और ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी हो गई। तो इफिशियंसी जो है में प्रेशर, टेम्परेचर, ये क्या इफेक्ट करता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। पहला चीज, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा फॉर सेम कंपैरिजन, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर तीनों साइकिल है इसका कंप्रेशन रेशियो सेम है, ठीक है, एंड हीट एडिशन और कंपैरिजन रेशियो सेम है, तो आपको ध्यान रखना है यही एक कंडीशन है जिसमें ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, उसके बाद ड्यूल साइकिल आता है, उसके बाद क्या आ जाता है, डीजल साइकिल आता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई फॉर सेम कंपैरिजन के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए सेकंड वन देखिए, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, अगर ये हीट एडिशन हो या फिर हीट रिजेक्शन दिया हो, इसमें पजल्ड नहीं होना है, आंसर जो है आपका यही आएगा, ऑटो साइकिल ज्यादा बड़ा इफिशियंसी, उसके बाद ड्यूल बड़ा, उसके बाद क्या होगा, डीजल बड़ा, ठीक है। उसके बाद फॉर सेम कंपैरिजन रेशियो के बाद आता है फॉर, अगर तीनों साइकिल का फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर कर दिया जाए, सेम मैक्सिमम टेम्परेचर, फॉर सेम मैक्सिमम अगर टेम्परेचर कर दिया जाए, एंड हीट एडिशन, एंड हीट एडिशन, फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट एडिशन कर दिया जाए, तो जो है डीजल साइकिल की इफिशियंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी, उसके बाद ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी होगी, उसके बाद जो होगा ऑटो साइकिल की इफिशियंसी होती है। समझ में आ गया दो चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट वन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वन, सेम मैक्सिमम प्रेशर फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, एंड हीट इनपुट, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट की अगर बात करी जाए तब क्या होगा, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि ऑटो साइकिल की इफिशियंसी लास्ट में आएगा, डीजल साइकिल ही पहले रहेगा,
उसके बाद ड्यूल साइकिल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल। इसको आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई, ठीक है। फोर्थ वन जो हम इसमें देखेंगे वो ये है, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर। देखो अगर इसी में देख लिया जाए, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा, उसके बाद ड्यूल साइकिल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल। बात समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे जो चीजें आपको ध्यान देने वाली है वो ये है, देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज जो ये है कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी, जब भी आपको सेम कंपैरिजन रेशियो दिख गया, जब भी आपको, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी आपको सेम कंपैरिजन रेशियो दिख गया तो आपको ऑटो साइकिल को पहले टिक करना है, ड्यूल साइकिल को बाद में टिक करना है और डीजल साइकिल को उसके बाद टिक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चीज, इसको आपको ध्यान रखना है। बात समझ में क्या? चाहे हीट ऐड हो, चाहे हीट रिजेक्ट हो, चाहे हीट कुछ भी हो, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसके बाद ड्यूल साइकिल, उसके बाद क्या हो जाता है, डीजल साइकिल। सेकंड में हम देखते हैं, फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट एडिशन, डीजल साइकिल की इफिशियंसी ज़्यादा होगी देन ड्यूल साइकिल देन ऑटो साइकिल। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैक्सिमम प्रेशर या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ भी हो, सेम कंप्रेशन रेशियो को छोड़कर, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखेंगे बाबू। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए डीजल इंजन, यहां पे जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे। डीजल इंजन diesel engine has higher thermal efficiency, diesel engine has higher thermal efficiency, diesel engine has higher thermal efficiency, diesel engine has higher thermal efficiency than ऑटो साइकिल, इसको ध्यान रखेंगे, देन ऑटो साइकिल, हायर थर्मल इफिशियंसी देन ऑटो साइकिल, बिकॉज हाई कंप्रेशन रेशियो, बिकॉज हाई कंप्रेशन रेशियो, बिकॉज हाई कंप्रेशन रेशियो। अब ये हाई कंप्रेशन रेशियो क्या है? ऑटो साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसका जो रेंज होता है 8 to 14, और जो डीजल साइकिल होता है उसके लिए जो कंपैरिजन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, वो क्या होता है 14 to 25। ठीक है, ये क्या होता है 8 से 14, और ये क्या जाता है 14 से 25 होता है इसका क्या, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये कोई कोई बुक में ऑटो साइकिल का जो कंपैरिजन रेशियो होता है वो आपको 6 to 11 लिखा दिखता है, क्या दिखता है 6 to 11, और जो
डीजल साइकिल का है वो 13 to 23। तो इस रेंज को ध्यान रखेंगे, इस रेंज से ही आपका क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है उसको देखते हैं। देखिए, कंबशन कंबशन ऑफ फ्यूल नॉकिंग, कंबशन ऑफ फ्यूल या फिर नॉकिंग। अब इसको देखते हैं। देखिए, देखेंगे कि अगर मैं फ्यूल एयर रेशियो की बात करूं, क्वेश्चन आएगा कि एफ फ्यूल एयर रेशियो, समझ में आ गया? फ्यूल एयर रेशियो अगर फाई की वैल्यू ज्यादा है, फाई की वैल्यू ज्यादा है मतलब फ्यूल और एयर की का वैल्यू ज्यादा है, तो इस टाइप के मिक्सचर को देखिए, फाई की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब फ्यूल का वैल्यू ज्यादा होगा। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे हमको क्या समझ में आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिच मिक्सचर। अगर फाई की वैल्यू कम होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर, लीन मिक्सचर, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर, स्टाइकोमेट्रिक मिक्सचर। इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहां पे जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे कि एसआई इंजन पे एयर और फ्यूल का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 से 17 के बीच, मतलब 10:1 से 17:1, ये होगा एसआई इंजन के लिए। किसका, एयर और फ्यूल का रेशियो, ध्यान से सुनिएगा इसमें, एयर और फ्यूल का रेशियो। ठीक है, अब सुनेगा इसमें, सीआई इंजन में, सीआई इंजन में अगर एयर और फ्यूल का जो रेशियो होगा, एयर और फ्यूल का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to क्या हो जाएगा, 100। मतलब 10:1 से 100:, क्या हो जाता है, 1, सॉरी ये 16 होगा ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये 16 होता है। 16:1 से 100:, क्या हो जाता है, 1 होता है। इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां पर एक चीज हमको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन, अब देखेंगे इसमें। देखिए, ऐसा इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, जो ऑटो साइकिल हम लोग किए थे वही क्या होता है, ऐसा इंजन। इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। ये तो आपको चीजें पता है। ठीक है, जो चीजें आपको जाननी है उसको मैं यहाँ पर डील करूंगा। मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं डील करने वाला जिसको आपको पता है बार बार करने से कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें जो साइकिल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो साइकिल, सबसे पहला चीज। ठीक है, ऐसा ही इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है, कार्बोरेटर यूज्ड होता है। भैया कार्बोरेटर यूज्ड क्यों होता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए क्या है, कार्बोरेटर यूज होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पे ऐसा इंजन, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें आपको ध्यान रखना है ये चीजें मैंने आपको बता दिया। कार्बोरेटर का यूज होता है ऐसा इंजन में। अब ऐसा इंजन 4 स्ट्रोक भी होता है, 2 स्ट्रोक भी होता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है बाद में
चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको जानना चाहिए, जैसे नॉर्मल कंबशन। नॉर्मल कंबशन क्या होता है कि सपोज ये फ्यूल का कंप्रेस हुआ, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्पार्क प्लग लगा दिए। तो जैसे ही हम स्पार्क प्लग लगाते हैं तो फ्यूल क्या होता है, एक प्रेशर वेव, एक प्रॉपर प्रेशर वेव क्रिएट करते हुए ऐसे ऐसे बर्न होगा। बात समझ में आ गया क्या क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेव। मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वेव में क्या होता है, बर्न होता है फ्यूल। ये क्या है आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। अगर कंट्रोल्ड वे में हमारा फ्यूल बर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंबशन, ठीक है। अब देखिए एबनॉर्मल कंबशन पढ़ने से पहले जो गेट के एस्पिरेंट है वो लोगों के लिए गुड न्यूज, 2025 का जो गेट का एग्जाम देने वाले हैं वो कोर्स तो अवाइल कर चुके होंगे, बट 2026 में जो अवाइल करना चाहते हैं, 2027 में जो गेट अपीयर करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए मिनिमम प्राइस में गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। और इतना इफेक्टिव प्राइस में आपको इतना जबरदस्त क्वालिटी के साथ कहीं कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? इसमें आपके डाउट को भी फैकल्टी के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है ये, आरआरबी जेई और एसएससी जेई के। उसके बाद एई जेई ऑल स्टेट, इसके लिए भी ये अवेलेबल है। 999 में ये अवेलेबल है, 777 में ये डोपामिन कोर्स। उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग सर्विस का नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है ये। उसके बाद ये डोपामिन कोर्स भी जो है हमारा गेट एकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आप गेट एकेडमी पे साइट पे जाइए, लिंक अवेलेबल है। आप अपने रिकॉर्ड कौन से एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या है, इजीली कोर्स को अवाइल कर पाएंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा ई बुक जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक, जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक है ये। इसके नंबर ऑफ पेजेस से आप समझ जाइए कि यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और स्पेशल एप्टीट्यूड, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पेजेस लिखा गया 187, 192 और 126, ये नंबर ऑफ पेजेस है। नंबर ऑफ पेजेस से आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इस बुक को बनाया गया है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाए, ठीक है। तो 187, 192, 126 और यहाँ पर क्या है 16 पेजेस पे ये इसको ख़त्म किया गया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज, जिसमें आपको क्या टॉपिक वाइज 15 ईयर से गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए नॉर्मल कंबशन से तो हमको समझ में आ गया क्या, नॉर्मल कंबशन। इसमें क्या मैंने बताया कि फ्यूल जो होता है प्रॉपर वे में या फिर कंट्रोल्ड मैनर में बर्न होता है। बट एब नॉर्मल कंबशन क्या होता है, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल कंबशन क्या होता है? एब नॉर्मल कंबशन में हम क्या देखते हैं, एब नॉर्मल कंबशन में हम क्या देखते हैं कि
एबनॉर्मल कंबशन में हम क्या देखते हैं कि फ्यूल जो बर्न होगा वो एक प्रॉपर मैनर में ना होकर हीट वेव आएगा। हीट वेव कहां पर आता है? एक प्रॉपर वे में आएगा। हीट वेव जो है कॉर्नर पे हीट वेव, यहाँ पे हीट वेव, यहाँ पे हीट वेव, ये सब हीट वेव, ये हीट वेव क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है? हीट वेव क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जब ये हीट वेव क्रिएट हो जाएगा, क्यों क्यों हीट वेव क्रिएट होता है? क्योंकि यहां पर एक तो आपका कंप्रेशन जो होगा, पिस्टन का जो कंप्रेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, या फिर आपने स्पार्क जो होता है पहले दे दिया होगा फ्यूल को, तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड हो जाता है कंबशन। इसी को बोलते हैं हम क्या? एब नॉर्मल कंबशन। इसी कंबशन को हम क्या बोलते हैं? एब नॉर्मल कंबशन। और एब नॉर्मल कंबशन में क्या होता है? डिटोनेशन एंड नॉकिंग। ठीक है, तो इसी एब नॉर्मल कंबशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से, चाहे एसआई इंजन हो चाहे वो सीआई इंजन हो, उसमें उसके डिजाइन में या फिर फ्यूल बर्निंग में चेंजेस करते हैं, जिससे डिटोनेशन एंड नॉकिंग क्या हो जाता है? डिटोनेशन एंड नॉकिंग क्या हो जाता है? इंजन में नहीं होता है। डिटोनेशन और नॉकिंग क्या करता है? देखिए, जो एब नॉर्मल कंबशन एसआई इंजन में होगा उसको हम डिटोनेशन बोलते हैं, और जो सीआई इंजन में होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? जो एसआई इंजन में होगा इसको हम डिटोनेशन बोलते हैं, और जो सीआई इंजन में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करता है? अगर डिटोनेशन ऐसा इंजन में होगा तो ये पूरा का पूरा क्या करता है? इंजन को अफेक्ट करता है। इंजन में किसको अफेक्ट करता है? पिस्टन सिलेंडर को अफेक्ट करता है। पिस्टन सिलेंडर को अफेक्ट करता है। नॉकिंग में भी सिमिलरली क्या होगा? ये इफेक्ट करेगा किसको? इफेक्ट नहीं, अफेक्ट करता है। इफेक्ट कोई नहीं रहता। इफेक्ट मतलब गुड वे, अफेक्ट मतलब निगेटिव वे में। किसको? इंजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इंजन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसमें भी आपका पिस्टन एंड सिलेंडर डैमेज होने का खतरा बराबर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हम देखें उसको ध्यान रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलेगा, फैक्टर टेंडिंग, ये से इसको ध्यान रखेंगे, टेंडिंग टू रिड्यूस, फैक्टर टेंडिंग टू रिड्यूस नॉकिंग। देखो, नॉकिंग डिटोनेशन दोनों सेम फेनोमेना है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि नॉकिंग डिटोनेशन, तो उसमें पजल्ड होने का एकदम जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉकिंग डिटोनेशन, अगर मैं एसआई इंजन की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर टेंडिंग टू रिड्यूस नॉकिंग? सबसे पहला, अगर हम एसआई इंजन की बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन पे देख लेना आंख खोल के कि एसआई एसआई दिया है कि सीआई दिया हुआ है। एसआई इंजन दिया है कि सीआई इंजन दिया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए बाबू। ये नहीं कि कुछ भी आपको इंजन दिया है आप काम करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहला चीज, सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, ये क्या होगा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल क्या होता है? ये हाई होगा। किसमें? एसआई इंजन में।
इसी का उल्टा हो जाता है किसमें, आपके सीआई इंजन में। दूसरा चीज, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो लो रहेगा किसमें, एस आई इंजन में। तो यही अगर सी आई इंजन की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो आपका हाई हो जाएगा। बात समझ में क्या। देखिए एस आई इंजन का जस्ट अपोजिट होता है सी आई इंजन में, जो फैक्टर रिड्यूस करेगा किसको, आपके डिटोनेशन एंड नॉकिंग को रिड्यूस करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन देखते हैं, तीसरा। ये जो जो फैक्टर बता रहा है उसको ध्यान रखना है। कंप्रेशन रेशियो लो रहना चाहिए, कंप्रेशन रेशियो हाई रख दोगे तो ऐसा इंजन में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंबशन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर लो होना चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग यहां पर क्या हो जाएगा, नो। इसमें सुपर चार्जिंग नहीं करते हैं, किसमें, आपके नॉकिंग एसआई इंजन की बात कर रहा हूं। यहां पे हम सुपर चार्जिंग नहीं करते हैं। सुपर चार्जिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं कि हम डेंसिटी को बढ़ाते हैं एयर का। सुपर चार्जिंग जो होता है एविएशन सेक्टर में होता है, जहां पर एरोप्लेन चलाओगे आप, वहां पर आपको क्या किया जाता है, कंप्रेसर के थ्रू, जेट वेट में इसका कंप्रेसर के थ्रू इन्वायरमेंट से एयर लोगे और कहा, एक क्लोज्ड चेंबर पे इसको क्या करते हो, आप फेड करते हो। समझ में आ गया, सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग। फोर्थ, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं स्पार्क एडवांस। स्पार्क एडवांस मतलब हम क्या इसको पहले से फ्यूल को बर्न कर देंगे, क्या नहीं करते हैं फ्यूल बर्न। बात समझ में आया क्या, फ्यूल बर्न हम पहले से नहीं करेंगे। स्पार्क एडवांस जो होगा, स्पार्क मतलब पहले से प्रोवाइड करा देना, तो हम जो होता है ऐसा इंजन में स्पार्क एडवांस का यूज नहीं करते हैं। सिक्स देखते हैं, स्पार्क एडवांस के बाद फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। फ्लेम, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रेम ट्रैवल डिस्टेंस स्मॉल। समझ में आ गया सिक्स। सेवेंथ देखेंगे, फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल। इसीलिए इंजन का साइज को क्या किया जाता है, स्मॉल बनाया जाता है। अगर इंजन का साइज बढ़ा दिया जाए, उसमें पेट्रोल इंजन का साइज इसलिए छोटा रहता है, इंजन साइज किसमें रहेगा, स्मॉल रहेगा। समझ में आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। एट्थ आप देखिएगा, इंजन का स्पीड जो होगा हाई रहना चाहिए। इंजन स्पीड हाई, इसीलिए हाई स्पीड इंजन को ही क्या करते हैं, प्रीफर किया जाता है। हाई स्पीड इंजन को ही क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। तो इंजन का स्पीड क्या होना चाहिए, हाई। नाइन्थ में हम देखते हैं ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग क्या होना चाहिए, हाई। मतलब एसआई इंजन में ऑक्टेन नंबर की वैल्यू क्या होगी, हाई ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। इसका ऑक्टेन नंबर
60 टू 85 तक होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर टेंडिंग टू रिड्यूस नॉकिंग इन सीआई इंजन। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर कौन सा, पहले हम लोगों ने देखा क्या, सीआई इंजन, अब हम लोग क्या देखेंगे, एसआई इंजन, ठीक है। तो देखिए ये चीजें हमको समझ में आ गया। फैक्टर टेंडिंग टू रिड्यूस नॉकिंग किसमें, एसआई इंजन में। अभी तक हम किसमें किए थे, एसआई इंजन में। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे सीआई इंजन के लिए आपको लिखता हूं, यहीं पर मैं सीआई इंजन, अभी तक हम एसआई इंजन के लिए कर रहे थे, अब देखिए सीआई इंजन। सेल्फ इग्निशन जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इसमें लो हो जाएगा। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। किसमें, सीआई इंजन के लिए। इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सुपर चार्जिंग, ठीक है, सुपर चार्जिंग, यस, इसके लिए क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग किया जाता है। सुपर चार्जिंग क्या है, इसके लिए किया जाता है। स्पार्क एडवांस, यस, पहले से ही इसमें स्पार्क को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें डिले पीरियड नहीं होना चाहिए। फ्रेम ट्रैवल डिस्टेंस जो होता है स्मॉल नहीं होना चाहिए, इसमें लार्ज होना चाहिए। इसीलिए इंजन का साइज जो होता है, इंजन जो होता है साइज जो होता है बड़ा होता है, बिग। इंजन का स्पीड क्या हो जाएगा, लो होगा। इसमें ऑक्टेन नंबर की जगह क्या यूज होता है, सीटेन रेटिंग हाई होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, सीआई इंजन, नॉकिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन बराबर एग्जाम में जो होता है देखने को मिलता है, मतलब मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है मतलब आता है। नो इफ नो बट, आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो चीजें लिख रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे, ये एक सब क्वेश्चन आएंगे यहीं से। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस। रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस। अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि आइडलिंग, तो एयर और फ्यूल का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 से 12.5। आइडलिंग कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जो लगेगा उसका रेंज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ आ गया, आइडलिंग कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिच मिक्सचर है। ये क्या है, रिच मिक्सचर, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो आपको रिच मिक्सचर का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। सेकंड वन, क्रशिंग रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रशिंग या फिर नॉर्मल रेंज। इसमें क्या होता है, क्रशिंग और नॉर्मल रेंज में ये 16 टू 16.5, समझ में आ गया।
ये क्या है, स्टाइकोमेट्रिक, मतलब ये ऑप्टिमम मिक्सचर है, ऑप्टिमम मिक्सचर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आइडलिंग रेंज में एयर और फ्यूल का रेशियो क्या होगा, क्रशिंग रेंज में एयर और फ्यूल का रेशियो क्या होगा, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तीसरा है मैक्सिमम पावर रेंज, मैक्सिमम पावर रेंज, मैक्सिमम पावर रेंज क्या हो जाएगा 12 टू 13। उसके बाद फोर्थ आता है, उसके बाद फोर्थ आएगा आपका ये, नहीं नहीं, ये तीनों रेंज ही कोई ध्यान। देखो क्रशिंग रेंज मतलब गाड़ी 40 में चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, तो आपको जो फ्यूल एयर का जो रेशियो लगेगा वो क्या लगता है, कम लगता है। मैक्सिमम पावर, अब 3 की जगह 5 लोग बैठ गए हो गाड़ी में, तो आपको पावर तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप सब लोग को खींचना है, क्योंकि आप सबका वजन कितने है, 100 किलो वजन को खींचना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर रेंज हो जाएगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आपको पूछता है, तो इस रेंज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जो इंजेक्शन टाइमिंग देखते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन मतलब, इंजेक्शन मतलब द पर्पस ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का काम, सबसे पहले कार्बोरेटर देख लो। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करता है, मिक्सचर को क्या करता है ऑटोमाइजेशन के फॉर्म में, ऑटोमाइजेशन फॉर्म में क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, एयर प्लस फ्यूल का जो ये रहता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, बस इसको इतना ही ध्यान रखना है आपको, कार्बोरेटर का फंक्शन इतना ही आता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल ये नहीं है कि कुछ हेक्टिक न्यूमेरिकल ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है पजल्ड होने का या परेशान होने का इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे एक चीज़ जो है इंजेक्शन, अब ये इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब, इंजेक्शन मतलब लगाने वाला इंजेक्शन नहीं भैया, ठीक है। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जो कार्बोरेटर जो होता है ना फ्यूल इंजेक्ट करता है, समझ में, कार्बोरेटर जो होता है फ्यूल इंजेक्ट करता है। तो आपको क्वेश्चन पे आता है टाइम ऑफ वन इंजेक्शन, यही आएगा क्वेश्चन, ये हर बार आया है, जिसका आंसर 18 लिया गया है, 18 लिया गया, चुपचाप मार देना इसको। टाइम फॉर, टाइम फॉर वन इंजेक्शन, टाइम फॉर वन इंजेक्शन, ये क्या है टाइम फॉर वन इंजेक्शन, ये क्या हो जाता है थीटा डिवाइडेड बाय 6 × n, समझ में आ गया, और ये होगा सेकंड में। और थीटा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। उसके बाद थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्रैंक ट्रैवल, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन चीज। तो यहाँ पे आपको जो चीजें आपको ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ। ये आइडलिंग रेंज, क्रशिंग रेंज, देखो एक बार इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। देखिए नॉर्मल कंबशन के बारे में ध्यान रखना है आपको। नॉर्मल कंबशन क्या होता है, ये कंट्रोल्ड कंबशन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नॉर्मल कंबशन क्या होता है, कंट्रोल्ड कंबशन होता है। एब नॉर्मल कंबशन क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है। एब नॉर्मल कंबशन क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड कंबशन के कारण ही क्या होता है, डिटोनेशन एंड नॉकिंग का फेनोमेना होता है। इसमें एसआई इंजन और सीआई इंजन में
अगर ऐसा इंजन में जो एबनॉर्मल कंबशन का फेनोमेना होता है, एबनॉर्मल कंबशन का, इसको हम डिटोनेशन बोलते हैं। और वही अगर सीआई इंजन में हो उसको नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर अफेक्ट करेगा, नॉकिंग किसको अफेक्ट करता है, डिटोनेशन पिस्टन एंड सिलेंडर को क्या करता है, ये डैमेज कर देगा। और इसमें क्या होता है, पिस्टन एंड सिलेंडर क्या हो जाता है, नॉकिंग में डैमेज हो जाता है, ठीक है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग टेंड टू रिड्यूस दी नॉकिंग, कौन में, ऐसा इंजन में। देखो, नॉकिंग डिटोनेशन सेम फेनोमेना है। क्वेश्चन में अगर एस आई लिख के नॉकिंग आ गया तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो पूछना वही चाह रहा है, ठीक है। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, कंप्रेशन रेशियो, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। इनिशियल टेम्परेचर जस्ट इसका क्या है, ये उल्टा ही है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सुपर चार्जिंग, स्पार्क एडवांस, फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, इंजन स्मॉल होगा कि बिग होगा, इंजन का स्पीड, और ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन सीटेन रेटिंग, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा हाई होता है, कौन सा लो होता है, कौन मीडियम होता है, तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक थे। उसके बाद एयर फ्यूल रेशियो का अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द एयर फ्यूल रेशियो अंडर द डिफरेंट ऑपरेशन, आइडलिंग कंडीशन, क्रशिंग या नॉर्मल या मैक्सिमम पावर रेंज, इसके लिए आपको ये चीजें ध्यान होना चाहिए। 12 से 12.5, 16 से 16.5, 12 से 12 से 13, ये होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऑटोमाइजेशन फॉर्म में प्रिपेयर होता है। इंजेक्शन, एयर और फ्यूल का मिक्सचर ऑटोमाइजेशन, बस इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज। उसके बाद आपको क्या करना है, इंजेक्शन टाइम θ/6n, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, और एंगल ऑफ करेंगे। क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया। अब एक चीज देख लीजिए, गेट 2025 जो दिलाने वाले हैं वो लोगों के लिए ओनली 333 पे हमारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप देखिए, अलग अलग टेस्ट, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, पोस्टर टेस्ट, गेट, ये इतना ऑफर इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए इसको अवॉइड कीजिए और अपने गेट के प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और एक अच्छा रैंक हासिल कीजिए। बात समझ में आ गया। जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके चीजों को परचेस कर सकते हैं। ये ई बुक गेट जनरल एप्टीट्यूड का ये ई बुक है, ठीक है, जिसके पेजेस 521 पेज का एक ई बुक है, जिसमें 187, 192, 126 और 16 पेज, ये सारे पेज में आपको जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और स्पेशल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल कॉपी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, डिफरेंट सब, यहाँ पर सीधा थर्मल के सब्जेक्ट के लिए फिजिकल कॉपी है। और वॉल्यूम 2 में आप देखोगे तो डिजाइन और प्रोडक्शन के कॉपी है, जिसमें 844 पेजेस है, इसमें 730 पेजेस है। नंबर ऑफ पेजेस से आप अंदाजा लगाइए कि ये बुक बहुत बेहतरीन है और आप इसको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। और ये पोस्ट जो आने वाला है बहुत जल्द, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे ही सिलेबस अनाउंस होता है तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।